नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के पॉलिटी के लेक्चर में। यह हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा। अभी तक हमने 7 लेक्चर्स ले चुका और सीक्वेंस इट मीन्स कि हम पॉलिटी के जो लक्ष्मीकांत कवर कर रहे हैं, इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड खास करके कवर किया जा रहा है। और इसमें आप इतिहास में इसको कनेक्ट नहीं करना। ये चीज़ आप जो है ना 1861 ईस्वी का जो अधिनियम है, ये इतिहास में भी पढ़ेंगे तो उसमें कुछ बिंदु जुड़ जाएगा, बट हम ये लक्ष्मीकांत से ही कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है 1773, उसके बाद 1784, 1813, 1833, 1853, 1893, इस तरह करके सीक्वेंस हम लोगों ने अभी तक पढ़ चुका। ये भी जाना दोस्तों कि चार्टर क्या होता है, रेगुलेटिंग क्या होता है, एक्ट क्या होता है, इन सारे के डिफरेंट भी हम लोगों ने जान लिया। जस्ट इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है 1858 का भारत शासन अधिनियम। क्योंकि उसका नाम ही रख दिया था दोस्तों भारत शासन अधिनियम, इसलिए कि 1857 ईस्वी के जो महान क्रांति हुई थी, यानी भारत की आजादी के लिए, तो उसको कुचलने के लिए, उसको शांत करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटेन से ही एक फरमान भेजा, एक कानून बना के भेजा कि अब जो है जो भी कानून और शासन, जो भी कानून और नियम बनेगा, यह भारत में शासन को अच्छा बनाने के लिए एक भारतीय को एक प्रलोभन दिया गया। अब इस तरह से गवर्नर जनरल का पद भी समाप्त कर दिया गया था, कंपनी को समाप्त कर दिया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस तरह के सब कुछ खत्म करके नया एक पद सृजन किया गया था वायसराय का। और वायसराय डायरेक्ट ये प्रतिनिधित्व करता था किसका? महारानी विक्टोरिया का। बट भारत में जो है ना क्रांति बढ़ते गई, लोग समझने लगे कि ये हम लोगों का शोषण किया जा रहा है, अगर हम लोग अभी ना जागे तो हम लोग का और शोषण किया जाएगा। तो ब्रिटिश भी कहीं ना कहीं सजग हो गया और देखा कि अब इसको भारतीयों को शांत करना संभव नहीं है, तो उसने एक दिमाग लगाया कि क्यों ना इसे भी शासन में यानी प्रशासन में शामिल कर लिया जाए। अगर इसे शामिल कर लिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो एलिट तबके के लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, ये अगर शांत हो जाए तो निम्न वर्ग के लोगों का, सो कॉल्ड निम्न वर्ग, उनके प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई नहीं होगा और फिर हमारा विरोध नहीं होगा। इसने दिमाग लगाया और क्या क्या, इसने कहा कि अब जो है हमारा जो शासन चलेगा, इसमें भारतीयों का सहयोग जरूरी है। तो इसने सहयोग नीति के तहत एकाएक अधिनियम पारित किया इसने 1861 ईस्वी, 1892 तथा 1909, ये तीनों जो है सहयोग नीति के तहत एकाएक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अधिनियम पारित किया। फ्रेंड्स, मैं एक बात बता दूं कि इससे पहले, इट मीन 1861 से पहले तक जो भी कानून और नियम बना भारतीयों के लिए, इसमें भारतीय नहीं होते थे। कानून ब्रिटिश का होता था, लागू भारतीयों पर होता था। तो ये कहीं ना कहीं भारतीयों को यह अखरने लगा था, जो उच्च वर्ग के पढ़े लिखे लोग जो समझते थे इन चीजों का, उन पर प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ने लगा था। तो वो इस चीज का विरोध करने के लिए अवाम का सहयोग प्राप्त करना शुरू किए थे। तो ब्रिटिश ने इनको शांत करने के लिए क्या किया कि अब कहा कि नहीं भाई, अब जो भी कानून बनेगा, जो भी नियम बनेगा भारतीयों के लिए, उसमें भारतीय होंगे, भारत के लोग होंगे, जो प्रतिनिधित्व करते हैं भारतीय के, उनको शामिल किया जाएगा। तो पहला कानून जो बना 1861 में, इसके तहत कहा कि अब जो कानून बनाने की प्रक्रिया होगी, इसमें वायसराय अपने ओर से कुछ भारतीयों को शामिल कर सकते हैं, यानी कर सकेंगे। और वैसा ही क्या कि वायसराय ने भारतीयों को विस्तारित परिषद, यह परिषद, उसके पास जो काउंसिल था, परिषद था, उसको विस्तार किया गया और उसमें गैर सरकारी सदस्य के रूप में, नॉन ऑफिशियल के रूप में, नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उसने गैर सरकारी सदस्य के तौर पे 3 भारतीयों को शामिल किया था। आपको याद होना चाहिए। और ये 1862 ईस्वी में इसने किया था। बनारस के राजा को और पटियाला के महाराजा को और सर दिनकर राव को, ये 3 आदमी पहले 3 शख्स थे जिनको अंग्रेज ने यानी ब्रिटिश ने कानून बनाने के लिए अपने
काउंसिल में शामिल किया था, बट ये नॉन ऑफिशियल थे और मनोनीत थे। नॉन ऑफिशियल दोस्तों उसे कहते हैं कि जो सरकारी सदस्य ना हो, यानी कि उस समय जो काउंसिल यानी परिषद थे या फिर 15 सदस्य जो टीम थी, उसमें वो लोग क्या थे, गवर्नमेंट बॉडी थी, वो लोग सरकारी सेवक थे, तो उन लोगों को कहा जाता है ऑफिशियल मेंबर। और जो सरकारी नहीं होते, मनोनीत होते, उसको नॉन ऑफिशियल कहते हैं। अभी भी आप देखते होंगे कि राज्यसभा सदस्य हो या विधान परिषद हो, उसमें कुछ मेंबर जो है मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में आपको पता है कि 12 मेंबर का सदस्य जो है मनोनीत राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। तो इस तरह के जो मनोनीत सदस्य होते थे उस समय, उसको गैर सरकारी सदस्य कहा जाता था। ओके, और एक चीज बता दूं कि ये वो एक्ट है, अधिनियम है, कि जब शुरुआत हुई किस चीज की, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की, एक काउंसिल की, एक जनप्रतिनिधित्व को शामिल करने की प्रक्रिया, इससे पहले भारत में इसका कंसेप्ट नहीं था, ये शुरुआत था। कहीं ना कहीं इन सब चीजों से धीरे 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 लोगों को हेल्प मिला पार्लियामेंट बनाने में या पार्लियामेंट सदस्य के चुनाव में। और जो इंपॉर्टेंट एक बात हुई 1861 ईस्वी के एक्ट में, वो ये कि 1773 ईस्वी में ना, 1773 में और 1833 में दो काम हुआ था। क्या हुआ था पता है? 1773 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनाया गया था बंगाल का, बंगाल में गवर्नर था, और मुंबई में भी, बम्बई में भी गवर्नर था, और मद्रास में भी गवर्नर था। तो मद्रास और बम्बई के गवर्नर के पावर को कम करके बंगाल का जो गवर्नर था उनको गवर्नर जनरल बनाया गया, और इनके पावर को कम करके इनकी क्षमता को यानी पावर को अधिक बढ़ा दिया गया था। किसके? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। और ये दोनों मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे, इन दोनों के पावर को उसके अधीन कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये सेंट्रलाइज कहते हैं इसको, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप पंचायत है, राइट, अब सारे पंचायत में एक पावर दे दिया आपने, लेकिन अगर आप उसको स्वायत्ता पावर, अगर उसको छूट नहीं देके आप उस पर कठोर एक अपना पकड़ बनाए हुए हैं कि नहीं, तुम जो भी कुछ करोगे ये मेरे ही ऑर्डर पे, अगर जिला ऐसा करने लगे कि पंचायत का जो भी कार्य होगा मेरे बिन पूछे नहीं होगा, उसको फ्रीडम, स्वतंत्रता कुछ भी ना दे, तो इसको कहते हैं केंद्रीकरण। मतलब कुछ भी करेगा पंचायत तो क्या करेगा, जिला से पूछेगा। या फिर कोई भी राज्य को अगर सेंटर कह दे कि प्रधानमंत्री की आप कुछ भी करोगे तो मेरे बिना सलाह के, मेरे बिना परामर्श के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो इसको कहते हैं केंद्रीकरण। मतलब कि कोई भी राज्य का अपना स्वायत्ता, अपना फ्रीडम, अपना स्वतंत्रता नहीं होगा, हर एक छोटी छोटी चीज के लिए सेंटर को, केंद्र को पूछना पड़ेगा। तो ऐसे शासन को कहते हैं केंद्रीकृत शासन। और वही अगर इसको पलट दिया जाए कि प्रधानमंत्री, मान लो कि आप नरेंद्र मोदी हैं और श्री नरेंद्र मोदी जी वो कोई फरमान देते हैं और कहते हैं कि राज्य के ऊपर है कि वो इसको किस तरह लागू करे, और उसको एक स्वतंत्रता देता है, या फिर कोई भी एक नियम बनाता है और कहता है कि आप अपने हिसाब से इसको लागू करो, तो क्या हुआ, यहाँ पे कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण हुआ। मतलब केंद्र ने राज्य को क्या किया, ढील दिया, स्वतंत्रता दिया। तो इस तरह ही कुछ हुआ था कि 1773 में बंगाल के गवर्नर को ज्यादा पावर दिया गया था, और बंबई और चेन्नई के जो गवर्नर थे उनका पावर को घटा दिया गया था। तो स्वाभाविक है केंद्रीकृत हो गया। मतलब जो प्रांत का जो क्षमता था उसको ट्रांसफर कर दिया, हस्तांतरित कर दिया किसके ओर, बंगाल के गवर्नर की ओर। दूसरी बात क्या हुआ था, ये तो 1773 में हुआ था। 1873 में क्या हुआ था कि एक पावर अभी तक था किसके पास, बंबई के गवर्नर के पास और चेन्नई यानी मद्रास के गवर्नर के पास एक पावर था। क्या? कि वो अपना कानून खुद बना सकते थे, मतलब लेजिस्लेटिव पावर उनके पास था। बट 1833 में क्या किया ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय, ये पहला गवर्नर जनरल बना था, उस समय क्या किया, इनके लेजिस्लेटिव पावर को भी छीन लिया गया और कहा कि ये जो भी अब कानून बनेगा, नियम बनेगा, वो अब गवर्नर जनरल बनाएगा। बट कुछ दिनों बाद क्या हुआ, 1861 में ये दोनों को समाप्त कर दिया गया। कहा नहीं, अब नहीं चलेगा। समाप्त मतलब कि इसने जो लेजिस्लेटिव कानून को जो फिनिश कर दिया था, 1861 ईस्वी में इसको फिर से मुंबई और मद्रास की विधायी शक्ति को लौटा दिया गया। कहा नहीं नहीं नहीं, तुम जो है ना
अब तुम्हें विधायी शक्ति फिर दोबारा से दिया गया और विकेंद्रीकरण को पुनः स्थापित किया गया। 1773 और 1833 ईस्वी के जो एक्ट में जब केंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी, इसको समाप्त कर दिया गया। राइट, ये चीज आपको याद रहना चाहिए। अब क्या हुआ, इसी एक्ट के तहत क्या किया गया, बंगाल में 1862 ईस्वी को और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 ईस्वी को और पंजाब में 1857 ईस्वी को विधान परिषद का गठन किया गया। अभी जो विधान परिषद का कंसेप्ट है ये 1861 से ही लिया गया है कि जैसे हर राज्य में तो नहीं है, 6 राज्य में लगभग होगा अभी विधान परिषद का। तो ये विधान परिषद आप समझ रहे हो, सबसे पहली बार 1862 में बंगाल में शुरू हुआ। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो अभी उत्तर प्रदेश को शामिल किया जाता है 1866 ईस्वी में, पंजाब में 1857 ईस्वी में विधान परिषद का गठन किया गया था। और क्या हुआ था, लॉर्ड कैनिंग ने एक शुरुआत किया था 1859 ईस्वी में पोर्टफोलियो सिस्टम। देखिए ये चीज ना आप ऐसे लक्ष्मीकांत पढ़ते हुए चल जाओ, समझ में नहीं आएगा। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो का मतलब आप पद समझो, डेजिग्नेशन, मतलब आप किस पद पे हो। तो इसने पोर्टफोलियो, मंत्रालय जिसको कहते हैं, मिनिस्ट्री, इसने बनाया था पहली बार कि ये इस सदस्य को ये मंत्रालय दिया गया, इस सदस्य को ये मिनिस्ट्री दिया गया। तो मंत्रालय सबसे पहले बनाया था किसने, लॉर्ड कैनिंग ने। और इसने इसी के साथ क्या किया था, एक व्यक्ति को कई डिपार्टमेंट का मालिक बना दिया था। तो मंत्रालय सिस्टम यानी पोर्टफोलियो सिस्टम, किस पद में क्या होगा, लेबर मिनिस्ट्री होगा, एजुकेशन मिनिस्टर होगा, इस तरह करके इसने एक पोर्टफोलियो सिस्टम प्रणाली, पोर्टफोलियो प्रणाली बनाया था। किसने, लॉर्ड कैनिंग ने। और इनको एक पावर दिया गया था वायसराय को, लॉर्ड कैनिंग को। क्या कहा गया था कि आपातकाल अगर आए तो आपका जो काउंसिल है, परिषद है, परिषद में कितना मेंबर था, 15, और एक भारत का राज्य सचिव था। उनके सलाह के बिना तो वायसराय का चलता नहीं था, बट उनके ऊपर इसको एक प्रेफरेंस दिया गया, एक पावर दी गई कि आपको एक क्षमता दी जाती है कि अगर आपातकाल हो, कुछ भी अगर परेशानी हो, तो आप क्या कर सकते हो, अध्यादेश जारी कर सकते हो बिना सलाह के, यानी काउंसिल के बिना सलाह के अधिकतम 6 माह के लिए आपको अध्यादेश जारी करने की क्षमता दी जाती है। यानी कि वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की क्षमता 1861 में दी गई। इसकी अवधि थी 6 माह, अधिकतम 6 माह, यानी बिना काउंसिल को पूछे, बिना राज्य सचिव को पूछे वायसराय अपना अध्यादेश जारी कर सकता था। ये कुछ जानकारियां थी, तो मोटी मोटी मैंने थोड़ी सी लंबी चौड़ी कुछ बता दी, आप शायद उलझ गए होंगे। उलझना नहीं है, बस कुछ चीजें इसको याद रखनी है। बस मैं एक बार सरसरी में बता दे रहा हूं, आप याद रख लेना। पहला क्या कि भारतीयों को कानून बनाने में शामिल किया गया, कानून बनाने में शामिल किया गया। दूसरा 3 व्यक्ति को शामिल किया गया था, एक बनारस का, और एक पटियाले के, और सर दिनकर राव को सबसे पहली बार कानून बनाने के परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। तीसरा क्या कि लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम का पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया इसने, पद अलग अलग सृजन किया। चौथा क्या, विकेंद्रीकरण किया गया, विकेंद्रीकरण यानी जो लेजिस्लेटिव पावर जो समाप्त कर दिया गया था 1833 ईस्वी को, उसको पुनः से स्थापित किया गया। पांचवा क्या, लॉर्ड कैनिंग को अध्यादेश जारी करने की क्षमता दी गई कि आप जो है अध्यादेश जारी करो, इसका अवधि 6 महीना होगा बिना काउंसिल परिषद के सलाह लिए हुए। तो ये 5 ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें हुई थी जिसको आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है कि ये सहयोग की नीति के तहत 1861 का एक्ट, 1892 का एक्ट और 1909 का एक्ट बनाया गया था। बस इतना ही इसका सारांश था, इतना ही आपको याद करना है, बहुत ज्यादा नहीं, बस समझाने के लिए मैंने इतना ज्यादा बताया। आप चाहो तो डबल स्पीड में करके आप इसे समझ जाओ। जहां आपको कंफ्यूजन हो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरी बात कि एम लक्ष्मीकांत का जो हिंदी वर्जन है, इसमें कुछ ना उल्टा पुल्टा है, मतलब ट्रांसलेशन में या कुछ भी हो,
थोड़ा सा उलट पुलट है, आप इसे देखना, मैं पोस्ट कर देता हूँ जहाँ जहाँ उस तरह होता है। मुझे पता है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ इसमें कमी है। तो आप जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ पे मुश्किल वर्ड है, मुश्किल शब्द है, इसको ये पैराग्राफ हम समझ नहीं पाते, आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मैसेज करो, कमेंट करो कि कहाँ आप समझ नहीं पा रहे, मैं इसको समझाऊंगा और अच्छी तरीके से। आपको कैसा लगा मेरे क्लास, कमेंट सेक्शन में जरूर बोले। आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।